अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को लेकर बहुत सारे सवालात हैं, कुछ खदशात भी हैं। बार बार पिछले दिनों बात होती रही कि ऐसा लगता है कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। हुकूमत ने इस इम्कान को रद्द भी किया, बल्कि इसे जो है वो कहा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इस हवाले से अफवाहें फैलाने वालों को तंबीह भी की। लेकिन पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर बदस्तूर ये जो साए हैं चैलेंजेस के, मुख्तलिफ खदशात के, ये बदस्तूर जो है वो कायम है। अभी IMF का भी मामला है, करेंसी का हमारा जो है वो बड़ा सवाल है कि क्या बनेगा। पेट्रोल की कीमतों पर तवानाई के बहरान के हवाले से भी जो है वो बात होती रहती है। तो और इसके साथ साथ सबसे बड़ा इशू तो जो है वो मुल्क पर जो कर्जों का बोझ है उसका है। अब ये जो तमाम चैलेंजेस हैं सियासत में, मईशत पर अभी हमने देखा पिछले दिनों कम बात होती रही है, लेकिन ये सवालात बड़े अहम है। और बुनियादी तौर पर जो है वो इस वक्त जो बड़े सवालात हैं उनमें सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान इस हालत में बिलाखिर जो है वो पहुंचा किस तरह से है, कौन इसका जो है वो जिम्मेदार है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि यहां से आगे का रास्ता जो है वो हमारे लिए क्या है और क्या इसी तरह से मामला जो है वो चलते रहेंगे। और फिर लास्टली जो शायद सबसे जरूरी सवाल है वो ये कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इसके पास अब 10 महीने का लगभग वक्त है। तो ये 10 महीने में मुल्क की मईशत को जो है वो क्या कोई इसमें बेहतरी ला सकते हैं, मुल्क जो मईशत है उसमें बेहतरी होगी या मजीद अबतरी होगी। यही वो सवालात हैं जिनको आज समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल आज की इस डिबेट में जो है वो मुझे प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तारुफ करा देता हूँ, हारून शरीफ साहब वजीर ममलिकत रह चुके हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल असलम साहब साबिक तर्जमान वजारत खजाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो जुड़े रहे हैं जब उनकी हुकूमत थी। मुजम्मिल भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर हैं इक्तसादी अमूर के, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर खाकान नजीब आपसे जो है वो करना चाहता हूँ। अब ये सबसे पहले तो ये जो डिफॉल्ट वाली जो बातें हैं, हुकूमत बड़ी सख्ती के साथ इन दावों को जो है वो भी रद्द कर रही है और वो कह रही है कि ये जो पेमेंट वाला मामला है ये भी सॉर्ट आउट हो गया है, हमने इसको हल कर लिया है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा कोई खतरा मौजूद है या पहले भी मौजूद था या नहीं था, या फिर ये महज अफवाहें थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक परपेचुअल यानी कि लगातार एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में है और ये एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच बनाता है पाकिस्तान में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप 80 अरब की अगर इंपोर्ट करते हैं और आपकी एक्सपोर्ट 30 अरब है और उसके बाद आप अगर 30 अरब की रेमिटेंस फी लगा लें तो तब भी आपका एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आया। आपने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट का जो खसारा है पिछले साल में वो 17.5 अरब डॉलर पे था। ये सारा कुछ पाकिस्तान को एक परपेचुअल डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में रखे हुए। उसके बाद ये हुआ कि 7वां और 8वां रिव्यू IMF का डिले हुआ। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि 7वां और 8वां रिव्यू हमने कंबाइन किया और 29 अगस्त को जाकर हमने ये रिव्यू कंप्लीट किया। पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं, ये याद रखिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह वायर्ड है, इस वक्त पाकिस्तान मल्टीलैटरल, बायलैटरल पार्टनर्स, फ्रेंडली कंट्रीज, कमर्शियल बोरोइंग और जो हमारे रोल ओवर्स हैं इस पे जिंदा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें अपने डॉलर पूरे करने के लिए इन सब चीजों पे इन्हिसार करना पड़ता है, बिकॉज हमें बोरो करना पड़ता है और यही वो सब चीजें हैं जो हमें बोरो करवाती हैं। बोरोइंग हैज बिकम स्लो बिकॉज IMF का प्रोग्राम ये कलीदी हैसियत रखता है किसी भी मुल्क को। मैं बहुत से मुल्कों को एडवाइस करता हूं, पाकिस्तान के दोनों प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहा हूं IMF के, और मैं ये कहता हूं कि IMF की एक भी किस्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में से जब कोई मुल्क गुजर रहा हो तो डिले ना होने दें अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, चाहे PDM की गवर्नमेंट हो, PTI की गवर्नमेंट हो, कोई और गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान को इसको डिले नहीं करना चाहिए। आज ये हो रहा है कि नवा रिव्यू जो है पाकिस्तान का IMF के साथ 3 नवंबर को कमेंस करना था। एक्चुअली इससे भी पहले करना था, बट लेट्स से 3 नवंबर को करना था। आप आज दिसंबर 5th 6th पे आ गए हैं और अभी तक प्री टेक्निकल डिसीजंस हो रही हैं। ये सब चीजें मार्केट्स को जिटरी करती हैं। ये जिटरीनेस है 3 मार्केट्स की। कौन सी मार्केट्स की? आपका बॉन्ड का रेट
इंटरेस्ट बहुत ऊपर चला गया है, बिकॉज बॉन्ड जो है बहुत सस्ता बिक रहा है। आपका जो एफएक्स मार्केट से एक डिसऑर्डरली मूवमेंट होती है आपकी एफएक्स मार्केट में, और एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट है। सो ये सारी मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट करती हैं, तो ये डिफॉल्ट की बात शुरू होती है। डिफॉल्ट क्या है? अगर आपकी बात सही समझा हूं तो उसमें ये कि ये पाकिस्तान मुसलसल इसी हालत में है, और आने वाले दिनों में भी आपको लगता है ये बहुत क्राइसिस को बहुत जल्दी जो है वो खत्म होने वाला नहीं है? हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, अगर आईएमएफ के साथ हमारे मामला ठीक तरह से भी आगे जो है वो बढ़ते हैं, फिर भी आप ठीक समझे हैं इसको। अगर आईएमएफ के साथ हम 9th रिव्यू को, और मेरा बेस केस सिनारियो ऑन पाकिस्तान ये है कि हम आईएमएफ का रिव्यू जो है वो नवा रिव्यू कंप्लीट कर लेंगे, चाहे एक आध माह में कर लें या जनवरी में कर लें मैक्सिमम। हम फिर भी मडल थ्रू करते रहेंगे। हमें 32 अरब डॉलर जमा करने हैं, ये याद रखिए। ये अगर रकम जमा कर लेंगे तो हम मडल थ्रू करते हुए यहीं कहीं रिजर्व्स के इर्द गिर्द ये वक्त गुजार लेंगे, और फिर ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट द लार्जर इशूज। बहुत जल्दी उम्मीद नहीं लग रही इस सूरत हाल से निकलने की। अच्छा, मैं मुज़म्मिल असलम साहब, तहरीक इंसाफ के वो हदफ तनकीद रही जब ये डिफॉल्ट वाली बातों की बात हुई, डार साहब ने तो आकर जो है वो वार्निंग भी दी। अब एक जनरल परसेप्शन ये था कि यूरो बॉन्ड्स पर, क्योंकि सीडीएस बहुत ज्यादा बड़ा था, ये एक टेक्निकल इशू था, और उस वजह से जो है वो एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, हालांकि एक टेक्निकल इशू था। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू ही था या इससे ज्यादा जो है वो बात थी? नहीं, देखिए, बात सुने, अब जो है ये 2022 में बैठे हुए हैं, ये 1990 का पीटीवी या 2002 का जंग अखबार नहीं है। ये जो है दुनिया चेंज हो चुकी है। हमारे जो वजीर और जो हमारे वज़ीर आज़म है ना, वो अभी तक अपनी इब्तिदा की जिंदगी में बैठे हुए हैं। ये किसने कह दिया कि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है ये एक टेक्निकल चीज है और इसका कोई लेना देना नहीं है? ये ऐसा हरगिज नहीं है भाई। टेक्निकल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है इंडिकेट करता है आप कितने वल्नरेबल हो चुके हुए हैं एज अ कंट्री। और सोचें, वो सिर्फ आपकी $1 अरब की अदायगी पे आप पे ये बात कर रहा है। अभी डॉक्टर खाकान ने जो आपसे बात की कि $32 अरब देने हैं, ये $32 अरब तो 12 महीने तक देने हैं। जब 13वां महीना शुरू होगा फिर $3-4 अरब उस महीने के। अगले 3 साल में $75 अरब की अदायगी है सर। ये $32 अरब को आप भूल जाएं एक मिनट के लिए, $75 अरब की सिर्फ कर्ज की अदायगी है। तो उसके बैकअप के लिए एक तरीका है कि आप कर्ज ले लें। वो नापसंदीदा अमल है, लेकिन हर दुनिया की मईशत लेती है, कोई बात नहीं, ले लें आप। लेकिन आप उस कर्ज को ले इस तरह के आप उस कर्ज से जो है मार्जिनली कर्ज उतारें भी और अपनी लायबिलिटी कम करें। हमारा मसला ये हो गया कि हम कर्ज जो है सूद की अदायगी के लिए भी ले रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी तरफ फिर हमारी जो आमदनी के जराए हैं वो है हमारी एक्सपोर्ट्स, वो है हमारी रेमिटेंसेस, वो है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें नॉन डेट फ्लोज होते हैं। बदकिस्मती से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स तो मुशर्रफ साहब के दौर के बाद पाकिस्तान में आई नहीं है सही तरीके से। अगर आप ये बोले, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे नून का हो, चाहे पीटीआई का हो, रेमिटेंसेस में एक पुश जो आया है वो आया है जो बहुत बड़ा पुश है। $19 अरब पे टेक ओवर किया था, $31 अरब पे छोड़ के गई पीटीआई। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो हमारी 2013 से फ्रीज हो गई थी 2020 तक, 21-22 आखिरी 2 साल, शुरू के पीटीआई के 2 साल में भी एक्सपोर्ट्स की थी। क्यों गलत बात की जाए, उसमें 1 साल कोविड था, एक पहला साल जब हमने टेक ओवर किया था उसमें हमने उसको शूटर लगाया, वो $32 अरब तक ले गए। अब ज्यादा नहीं तो इनको चाहिए कि मार्च के लेवल पे ही पाकिस्तान खड़ा कर देते, जहां पे मार्च में इन्होंने हुकूमत की, वहां से कोई भी आप उठा लें इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट तो खैर इन्होंने पाबंदी लगा दी, रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट रेट्स, आप जो है इन्फ्लेशन, ग्रोथ, हर चीज। फिर उसके बाद जो इन्फ्लोज आ रहे थे पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू और दूसरी चीज हो रही थी, वो भी जो है रिवर्स करवा दी। तो पॉइंट ये है कि ये जो आप कर्ज के चुंगल में मजीद फंसते जा रहे हैं, जो आपने अभी अपनी इनकम को डेंट पहुंचाए हैं। और आप देख लें इस वक्त जो है ओपन मार्केट में जो है डॉलर का रेट 12% ऊपर है ऑफिशियल रेट से। ये उसी वक्त होता है, ये केस स्टडीज उठा लें जब श्रीलंका में डिफॉल्ट होने लगे, वहां हुआ। इजिप्ट 2015 में हुआ, ठीक है ना, 16 में। अब इजिप्ट में आजकल फिर ये हो रहा है।
घाना में ये हुआ, जिन ममालिक की आगे जिसे कहते हैं कि दिवालिये की पोजीशन होती है, उनका ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट का जो बैंड है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अच्छा। तो अब आपको लगता है ये इशारे हैं, मगर इसमें मुझे एक चीज जरा समझाइएगा। मिफ्ता इस्माइल अभी जो है और गवर्नमेंट वैसे इन जनरल भी आपको जिम्मेदार करार देती है सारी सूरत हाल का। आई एम श्योर इस पे बहुत बैक एंड फोर्थ जो है वो बातें रही, लेकिन डिफॉल्ट वाले इशू के ऊपर अभी ये पिछले दिनों जो है वो उन्होंने फिर से दोबारा से जो है वो इससे पहले भी जो है वो कई दफा बात कर चुके हैं, और उनका आर्गुमेंट ये है कि जब आप लोगों ने IMF के साथ एग्रीमेंट तोड़ा तो उसके बाद हम ये डिफॉल्ट वाले इसके करीब चले गए और फिर हम कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होने के आसपास तभी से जो है वो घूम रहे हैं। क्या ये इंप्रेशन ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो इंडिकेटर्स जिसका आजकल मीडिया में जिक्र होता है, उन सारे इंडिकेटर्स को उठा लें। ना रेटिंग डाउनग्रेड हुई थी उस वक्त, बल्कि हमने रेटिंग ऊपर की। CDS 5% था। हमने फरवरी का महीना, इसी साल की बात कर रहा हूं, कोई 4 साल पहले की बात नहीं कर, इसी साल फरवरी में यूरो बॉन्ड हमने 9% पे बोरो किया, 9% पे, ठीक है। इसी साल फरवरी में हमने IMF से किस्त ली और मार्च में हम चले गए। हमारी तो IMF की किस्त का भी टाइम आना था कि ये लोग आ गए और ये नहीं ले सके, और इन्होंने 4 महीने बाद ले लिया अल्लाह करके, उसके बाद 2 महीने प्रोग्राम नहीं संभाल सके। अब आप देख लेना कि ये वही जो हम पे तौहीन IMF लगाते थे, 4 दिन से इनके स्टेटमेंट तो सुने। स्टेट बैंक इसाक डार साहब कह रहे हैं कि IMF एबनॉर्मली ट्रीट कर रहा है हमें। IMF जो है, आई डोंट केयर अगर IMF चले जाए। ये अल्फाज कभी आपने किसी PTI के या इमरान खान के या किसी के मुंह से सुने थे? फिर कल आप इनके वजीर आजम का बयान सुन ले, और मैं मौलाना फजलुर रहमान का तो IMF का बयान या दोहराना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो इससे अंदाजा लगा लें कि जो हम पे IMF की कहानी डाले थे, हमने तो IMF प्रोग्राम को चलाते रहे। बल्कि आप सारों की इत्तला के लिए अर्ज है, जब कोरोना आया तो हमने IMF से $1.5 अरब इजाफी लिए, जो ये बातें, और बगैर किसी उसके। तो ये तो सैलाब इनके लिए वैसे तो मुल्क के लिए अजाब था, लेकिन एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि यहां से IMF से पैसे निकलवा लेते। ये वो भी नहीं कर सके, लेकिन वो इससे ये नहीं कर क्या होगी? ठीक है। हारून शरीफ साहब, आपकी इस पर जो है वो क्या टेक है? क्या ये टेक्निकल इशू है जिस पे स्पेकुलेशन हुई, या फिर आपको लगता है कि ये जो खतरा है वो बड़ा रियल भी है और हमारे सर के ऊपर खड़ा है? क्योंकि हुकूमत तो खैर खुद ये कह चुकी है कि वी ऑलमोस्ट ब्रश शोल्डर्स विद डिफॉल्ट, और हम बड़ी मुश्किल से जो है वो इसको जो है वो फिर से वापस लेकर आए हैं। जी, इस वक्त जो जैसे बात हो रही है, जो डॉलर्स की कमी तो सबको नजर आ रही है, उसके अंदर आपको कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। गैप भी हम सबको नजर आ रहा है कि वो कहां से पूरा होगा। मार्केट हम पे उस वक्त एतबार नहीं करती जब एक जिम्मेदार शख्सियत या मिनिस्टर या कोई बड़ा कमेंटेटर वो जब उनसे कहता है कि ये गैप जरूर है लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज है। मार्केट जो है वो एक एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट मांगती है कि अगर आपके रिसोर्सेज बायलैटरल कंट्रीज से आने हैं तो हमें एग्रीमेंट्स बताइए कि क्या है, अगर आपके रिसोर्सेज डेट रिस्ट्रक्चरिंग से आने हैं तो आप ये बताइए। तो मेरा पहला कमेंट तो ये है कि मार्केट्स को, इकोनॉमीज को बड़े एक क्लियर सिग्नलिंग की जरूरत होती है। पाकिस्तान के इशू में वो एक क्लियर सिग्नल नहीं जा रहा, वो कंफ्यूजन की वजह से मार्केट जिटरी हो जाती है और आपका रिस्क प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि हमें इस टेक्निकल बहस के अंदर पढ़ने की बजाय जो हमें देखने की जरूरत यह है, मैं फिर से कहूंगा कि जिम्मेदार शख्सियात जो है उनकी स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। देखिए, जब आप एक गवर्नमेंट कहती है, एक दूसरे पे जब ब्लेम गेम में लग जाते हैं तो वो सिग्नल भी मार्केट को गलत जाता है। उनको ये नजर आता है कि जब हुकूमत तब्दील होगी, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत इन वेटिंग होती है, जब ये आएंगे तो ये शायद पॉलिसीज को रिवर्स कर देंगे। देखिए ना, सो कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी क्रिटिकल है पॉलिसी की, ताकि मार्केट्स को आप पे एतबार आए। मेरे हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारे बजट डेफिसिट से ज्यादा बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त ट्रस्ट का खसारा। ट्रस्ट और परसेप्शन आप कह रहे हैं?
जी लोग हम पे जी परसेप्शन तो मार्केट चलती है, देखिए लोग हम पे एतबार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये एंड में ये कहता जाऊं जो आपका सवाल है, देखिए ये जो शॉर्ट टर्म हमारी एडजस्टमेंट का पीरियड है जो आईएमएफ के साथ है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आईएमएफ आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट करने की तरफ से कोई नहीं रोकता है। हमें इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में अगर रहेंगे तो 30 साल से हम देख रहे हैं कि हम इसी साइकिल में बार बार पढ़ते जा रहे हैं और वो वर्सन होता जा रहा है। हमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट की जरूरत है जिसकी एक सियासी कॉस्ट है। अच्छा। और ना माजरत के साथ मैं हिस्सा रहा हूं, ना स्ट्रक्चरल शिफ्ट पीटीआई कर पाई है सिम्ट देने में, और ना ये हुकूमत, ये तो खैर एक कोलिशन है, ये बिल्कुल इस वक्त सिम्ट मुझे नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा आपको मैं चाहूंगा जरा ये भी समझा दें कि ये हमारा जो डॉलर वाला मसला है दोनों लेवल पे, मैं बड़ा कामिल सा तालिब इल्म हूं मैशत का, लेकिन मैं ये जरूर आपसे समझना चाहूंगा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये दोनों जगह पर हमारा जो डॉलर डेफिसिट है, चाहे वो लोकल करेंसी मार्केट है वहां पर भी और ऊपर भी, ये पूरा नहीं हो रहा या संभल नहीं रहा। डार साहब जब आए थे तो डार साहब ने कहा था मैं आ गया हूं, डॉलर अब ठीक कर दूंगा, तो मगर इस पे कोई फर्क नहीं वो डाल सके। बहुत ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ा है, 248 से कहीं 220, 221, 225 के आसपास घूमना शुरू हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ा। ऐसा ये क्यों है? मतलब डार साहब का भी एक इंप्रेशन तो ये है कि वो कहीं ना कहीं से जो है वो फिक्स जो है वो निकाल लेते हैं, बट वाई, आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं अभी तक ये कर ही नहीं सके? देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो एक स्लो डाउन में है। इनफैक्ट जो डॉलर्स की अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी ग्लोबली श्रिंक हो रही है। अगर आप बाकी करेंसीज भी देखें, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड देखें या यूरो देखें, तो डॉलर के अगेंस्ट सब करेंसीज डीवैल्यू हुई है। इस वक्त हमारा इशू ये है जो मैंने पहले अर्ज किया कि मैं डार साहब को भी एक सियासी स्टेटमेंट देने की बजाय, अगर डार साहब कहते हैं कि ये मैंने 5 वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट ने मुझे मॉडलिंग करके दी है कि असल में डॉलर की कीमत इतनी बनती है, फिर तो कोई उनसे संजीदा गुफ्तगू होती। अच्छा। अगर आपका क्या ख्याल है कि एक साहब के आने से किसी मुल्क के इकोनॉमिक फंडामेंटल बदल जाएंगे विदाउट एनी पॉलिसी शिफ्ट? इस तरह इकोनॉमीज नहीं चलती आज की, क्योंकि इस वक्त चैलेंजेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है, एक तो हमारा ऑब्सेशन है जो पॉपुलिस्ट, कि हमने अगर डॉलर की कीमत घटा ली तो हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। देखिए ये आप 6 माह रोक लेंगे, आप कुछ मार्केट के अंदर पैसे डाल के कुछ स्पेकुलेशन घटा लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स तो 200 साल से वही है। अगर सप्लाई नहीं है, एफडीआई नहीं आ रही है, रेमिटेंस नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, तो डॉलर हम प्रिंट तो नहीं कर सकते। अगर हम अमेरिका होते तो हम प्रिंट कर लेते। ये बड़ा सीधी सी थ्योरी है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, और जिसपे मेरी वरी है इसेंशियल इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अगर मेरे इंपोर्ट्स ऐसी बढ़ रही हो जिससे मुल्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, then I would be less concerned कि कल को वो रिजल्ट देंगी। अच्छा। लेकिन अगर इसेंशियल इंपोर्ट कंजम्पशन की बढ़नी शुरू हो जाए, देन यू नो उससे आपको रिटर्न नहीं आता है। यहां मैं कहता हूं कि मईशत के ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। मेरी असेसमेंट इस वक्त यह है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट इस वक्त जो अगले कुछ सालों में कुछ बुनियादी तब्दीली लाने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। अच्छा, एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी से जुड़ी कुछ और बातें पैनल के सामने, कुछ और सवालात रखूंगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। डॉक्टर खाकान साहब, आपकी इस पर क्या टेक है? ये जो IMF प्रोग्राम है अभी फिर से आ रहा है कि हमें दोबारा से जो है वो मुश्किल हो सकती है। वो मुज़म्मिल हसन साहब बात कर रहे थे कि अब जब जो है वो जाएंगे, ये ट्रस्ट डेफिसिट, ये दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट डेफिसिट अब उनका बन गया है, बैनुल अक़वामी जो लेंडर्स हैं वो अब हमारी, पहले तो होता था कि हम चले जाते थे, हम कमिटमेंट्स कर आते थे, बाद में आकर कहते थे कि अच्छा जी नहीं हुआ हमसे, लेकिन अब माहौल ये है कि वो पहले कहते हैं कि आप कमिटमेंट पूरी करें, फिर हम आपकी ट्रांस जो है वो रिलीज करेंगे। तो ये IMF प्रोग्राम आपको लगता है पाकिस्तान के लिए कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है, गिवन कि यहाँ पर आगे इलेक्शन भी है, हुकूमत को भी जो है वो अपने मामलात देखने हैं, आगे ही तनकीद उस पर काफी हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान ने 2016 का एक वाहिद प्रोग्राम है IMF का जो कि कंप्लीट किया है, और मैंने PMLN के साथ ही ये प्रोग्राम एंकर किया था पाकिस्तान के लिए।
सो एक तो ये याद रखिए कि पाकिस्तान वाज नोन लाइक अ वन ट्रांच कंट्री। हम जाते थे, इसी तरह वो चीजें पूरी नहीं करते थे, वापस आ जाते थे। अब दोबारा ये जो 2019 मई में जब ये प्रोग्राम साइन हुआ, आई वाज स्टिल ऑन द टेबल, डॉक्टर हफीज शेख पीटीआई के थे जब हमने ये प्रोग्राम साइन किया, और ये प्रोग्राम चल पड़ा फिर उसके बाद। और उसके बाद ऑफ कोर्स कोविड आ गया, प्रोग्राम स्लो हो गया। अब भी ये प्रोग्राम डीरेल इसलिए हो रहा है कि आप कॉम्पिटेंटली एक मैक्रो फ्रेमवर्क सामने रखें। थोड़ा सा मैं यहां पे अथॉरिटीज को लीवे दे रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि इस प्रोग्राम के एक जो इस वक्त का डिले है उसमें फ्लड्स का एक बहुत बड़ा आंसर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जून में जो मैक्रो फ्रेमवर्क से मतलब है कि हमने उनके साथ जो खद्दो खाल तय किए थे वो खद्दो खाल तब्दील हो गए हैं, और ये एक आंगहानी आफत है जो पाकिस्तान पे आई है। और अल्लाह करे कि लोग भी प्रोटेक्टेड रहे इन द फ्यूचर, बट इससे हमारे सारे फंडामेंटल्स, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिजिकल, सारा कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। यहां पे जहां मैं लीवे देता हूं हुकूमत को, मैं फिर कहता हूं कि दे शुड पुट अ कॉम्पिटेंट टीम टुगेदर। कॉम्पिटेंट टीम से मेरा मतलब है कि दे नीड टू हैव अ सेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो इस चीज को समझते हों, जो फंड को फॉरवर्ड लुकिंग 23 तक का एक मैक्रो फ्रेमवर्क दे सकें। आपके पास दो तीन चीजें हैं जो आपने करनी है। एक तो आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को रिन्यू करना है, और आपने कोशिश करनी है कि दिसंबर ब्रेक पे चले जाते हैं हम सब लोग जो मल्टीलैटरल्स के लिए काम करते हैं, उससे पहले आपने फंड के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच करना है, यानी उनकी टेक्निकल एग्रीमेंट। और दूसरी चीज, $32 अरब का एक प्लान रखिए सामने, सिग्नल करिए मार्केट्स को कि क्वार्टरली बेसिस पे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आपके पास इनकमिंग दिसंबर तक क्या है, आपके पास इनकमिंग मार्च तक क्या है, आपके खर्चे क्या हैं जो आपने बाहर देने हैं। मतलब इवन आई नो आई कैन पुट यू फिगर के हमने तकरीबन $6 अरब अगले 3 से 3.5 माह में पे करना है। उसके एवज हमने क्या बोरो करना है ये सामने रखिए, ताकि मार्केट्स को कॉन्फिडेंस हो कि हमारी जो पेमेंट्स हैं वो फुली कवर्ड हैं। आई थिंक कि जो इस वक्त इलेक्शन साइकिल चल रहा है, जिस तरह हम बिहेव कर रहे हैं पॉलिटिकल, उसमें यही 2 काम अगर इस वक्त की हुकूमत कर ले, उसको भी तकवीयत मिलेगी, इकोनॉमी को भी तकवीयत मिलेगी। ऑफ कोर्स मैं तो जरूर चाहूंगा कि फंडामेंटल चीजों पे काम हो। आई डोंट थिंक कि वी आर इन अ पोजीशन, वी आर नॉट इन एन इलेक्शन साइकिल जहां पे इतना टाइम हो कि प्राइवेटाइजेशन और ये बात। आई कंप्लीटली एग्री। मैं यही कहने लगा था कि 10 महीने में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या इनकी तो बात नहीं हो सकती, इसमें तो फायर फाइटिंग जो है वो हो सकती है। लेकिन मुज़म्मिल इस्लाम साहब, ये कर्जों पे बहुत ज्यादा बात होती है, और ये हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव्स में यही चलता है कि आपने इतने कर्जे लिए, आपने इतने कर्जे लिए, जबकि जब हम आप जैसे जो लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि कर्जे ना लें तो क्या करें, इनकम तो है नहीं है, तो कर्जे तो वापस करने हैं, और फिर कर्जों को वापस करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं, और हम बाहर से पैसे ले लेते हैं, अपना काम जो है वो चला लेते हैं। तो ये क्या कर्जों के मामले पर कोई हुकूमत, ऑपोजिशन बैठकर पॉलिटिकल पोलराइजेशन के इस माहौल में आपको लगता है कोई बात हो सकती है कि पाकिस्तान का ये जो बार बार हमें जो है वो लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, और अब तो खैर शायद वो भी जो है वो हमसे जो है वो वहां पर भी एक फटीक जो है वो देखी जा रही है, तो इस पर पाकिस्तान की मैशत में पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें बैठकर कोई बात हो जाए? इसमें जो सबसे अहम चीज ये है कि हमें जो विरासत है ना, विरासत, इसका जो है सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। जब मैं विरासत का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो मैं ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है कमाने के लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत है, और खर्च करने वाले घर जो हैं वो वफाकी हुकूमत, फिर उसके बाद 4 सूबे हैं। ये 4 सूबे हैं ना, इनको विरासत से एक तरीके से तकसीम मिलती है। हालांकि कौम अवाम सूबों में रहती है, इनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और जहां पे आपको पता है कि कहानियों में पढ़ा होगा, ड्रामों में, फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि विरासत की जिस खानदान को आदत लग जाए तो उस खानदान में सिर्फ निकम्मे पैदा होते हैं, वहां से कोई काम का शख्स नहीं पैदा होता, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है विरासत खा चुक जाते हैं और उनका हाल हशर नशर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का हो गया 2010-11 में, जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नून लीग के साथ मिलके 18वीं तरमीम की और 7th NFC अवार्ड किया, तो इन्होंने एक वफाकी, जिसे कहते हैं कि आमदनी के जो जराए हैं उसकी तकसीम कर दी पूरे मुल्क में, और एक गारंटी कर दी कि जितना भी टैक्स जमा होगा वफाकी हुकूमत करेगी मेहनत करके, उसका 58.5% विरासत के तौर पे बढ़ जाएगा, और नीचे फिर सूबे उस हिसाब से अपने खर्चे तय कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं।
हाल ये है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत के अफसरान की तनख्वाहें जो है वो वफाकी हुकूमत के अफसरान से ज्यादा है, फौजियों से ज्यादा है और पाकिस्तान के हर इदारे से ज्यादा जो वफाकी हुकूमत के नीचे आता है। ठीक है ना। तो अब ये सूबे जो है ये कमाने के अभी तक तैयार नहीं है। ये चंद 100 अरब रुपए कमा लेते हैं, वो कराची की वजह से सिंध कमा लेते हैं। अच्छा। पंजाब जो है शायद लाहौर की वजह से ना ये सूबाई टैक्स लेते हैं, ना ये कुछ करते हैं, और ये खड़े हो जाते हैं सीना तान के जैसे साल खत्म होता है कि हमारा हक मार लिया। ठीक है ना। तो अब वफाकी हुकूमत, फर्ज करें पीपल्स पीटीआई की हुकूमत जब आई थी तो 3,800 अरब रुपए टैक्स था जो वफाकी हुकूमत लेती थी, और उस वक्त 2,300 अरब रुपए जो है, सॉरी 1,700 अरब या 2,000 अरब जो है सूबों को जाता था। पीटीआई की हुकूमत जब छोड़ के गई 6,100 अरब रुपए टैक्स था, 3,400 अरब रुपए जो है सूबों को गया, यानी कि 1,500 अरब इजाफी गया। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, वफाकी हुकूमत के खर्चे कम नहीं हो रहे, वो कर्ज की अदायगी कर रही है, सूद की अदायगी भी कर रही है, वो डिफेंस पे भी खर्च कर रही है, वो और जब सैलाब आता है उस पर भी खर्च करती है, कोविड आता है उसकी वैक्सीन भी खरीदती है। सूबे जो हैं वो सिर्फ तनख्वाह बांटते हैं और वो मजे कर रहे होते हैं नीचे। तो अगर यहां से आप जब तक इस चीज को सही नहीं करेंगे, ये विरासत के मामले को, आपका कर्ज बतदरीज, और आप देख लें 2010-11 से ये डॉक्टर खाकान बैठे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान का जो मईशत के हजम के हिसाब से कर्ज जब से ये एनएफसी हुआ है ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और सूबों को जब आप इतनी मोटी रकम देते हैं तो वो नाजायज इखराजात करते हैं, ऑरेंज लाइन लगाते हैं, उल्टे सीधे वो करते हैं, जिससे हमारा दरामदी बिल भी बढ़ता है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। थोड़ा सा जरा इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ा दो हारून शरीफ साहब। ये जो कर्जों वाला मामला है और हमारे जो सियासी बयानियों की बात होती है, हमने देखा कि हुकूमतें आमतौर पर नाखुश रही हैं अपने मुआशी टीम से, वजीर खजाना से भी, पीटीआई में तो काफी चेंज होती रही, पीएमएलएन के अंदर भी हमने जो है वो अभी जो है वो चेंज देख ली। तो ये पर्सनालिटी से आपको लगता है कि इनका भी किरदार है इस वक्त जो है वो मईशत जिस तरह से कहते हैं स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम की जो जरूरत है, तो उसको जो इस्तेहकाम नहीं मिल रहा। पीटीआई में भी हमने देखा वजीर खजाना जो है वो बदलते रहे, यहाँ पर भी पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उसके बाद डार साहब जो है वो आ गए। सो इसका भी फर्क है। जी, मैं पहले तो एक कमेंट करता जाऊं कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि 10 माह में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की कोई सिमत नहीं दी जा सकती। अच्छा, देखिए, आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को तो शायद 15-20 बरस लगे। लफ्ज ये है कि हमें एक डायरेक्शन तो दिखानी चाहिए ना। देखिए, मुजम्मिल असलम साहब, नहीं वो डायरेक्शन हारून भाई कोई आकर जो है वो बदल दे, नया वजीर खजाना, वो डायरेक्शन पे भी तो एग्रीमेंट। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, अगर एनएफसी के अंदर 57-58% सूबों को जा रहा है और इस वक्त अगर हम इसको डिस्टॉर्शन समझ रहे हैं जो कि है, तो इसको रिव्यू करने के अंदर तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों का भला है, तो उनको साथ बैठ के इसको कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि माशी टीम की, देखिए एक तो चीज समझने की ये है कि जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है वो बहुत माइक्रो लेवल की चीजें भी सेंट्रलाइज्ड हुई है। सब कुछ कैबिनेट को जाता है। अगर आपने रेलवे के अंदर एक जनरल मैनेजर लगाना है, उसकी समरी भी कैबिनेट में जाती है, वजीर आजम अप्रूव करते हैं। यू नो व्हाट वी नीड टू डू इज, इसका हल ये होता है कि आप माशी टीम को तो आप कोर पॉलिसी पे रखें, बट आप इदारों को डेलीगेट कर दीजिए। और इससे मेरा मतलब ये है कि ये जैसे आपकी प्राइवेटाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है, प्लानिंग का फंक्शन है, हिस्टोरिकली ये इदारे कभी वजारतें नहीं होते थे। हमने इनको खुद वजारतें बना के सियासी कर दिया है। अगर अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आज प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एक प्रोफेशनल रिक्रूटर के थ्रू इंटरनेशनल स्टैचर का सीईओ 5 साल के लिए लगा दिया जाए, मार्केट को सिग्नल जाएगा या नहीं जाएगा? अगर हम प्लानिंग कमीशन को वजारत खत्म करके पुरानी शेप में इसको थिंक टैंक बनाएं और वहां पर बेस्ट माइंड्स लाएं जो हमारे लिए प्लानिंग करें, मुझे ये बताइए कि ये करने के अंदर हुकूमत को अदर देन लूजिंग फ्यू जॉब्स एंड मिनिस्ट्रीज कितना बड़ा चैलेंज है। अगर हम ये भी नहीं कर पाते और हम स्टेटस को ही रखना चाहते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमें हेल्प करे, या हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर पहले जैसे हल लेते रहे, हल ले लें। मुझे भी एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान की मैशत के हवाले से जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बात हो रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। हारून शरीफ साहब, 10 महीनों में क्या काम, चले मुझे एक या दो काम आप बताएं जो प्रायोरिटी पे जो है वो हुकूमत इन 10 महीने में अकम्प्लिश कर सकती है, आपकी नजर में जो है वो करने चाहिए। जी बिल्कुल, जो मैंने अभी अर्ज किया, पहली चीज तो यह है कि हुकूमत एनएफसी को रिव्यू कर सकती है, उससे इनको कोई नहीं रोक रहा है। हुकूमत 4 से 5 स्टेट और एंटरप्राइजेस को प्रायोरिटी करके प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दे सकती है कि इसको आप आगे दीजिए। आपको लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट ये प्रोपोजिशन तो है, लेकिन एज ए सियासतदान ऐसे वक्त में जब पीडीएम की हुकूमत हो, ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ असेंबलियां डिसॉल्व करने वाली हो, ये काम हो सकते हैं? एनएफसी जैसी चीजों पर दोबारा से निगोशिएशंस को खोला जा सकता है? एनएफसी जैसी चीज तो मुश्किल दिखाई दे रही है, हाँ। लेकिन इदारों को एम्पावर करने को तो स्ट्रोक ऑफ पेन से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ना, उसके अंदर यही तो मैं कह रहा हूं, आप डेलीगेट कीजिए। तीसरा जो हमारा ऑब्सेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, जरा उससे थोड़ा निकले। फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चों को थोड़ा कम करे, इससे कोई नहीं रोक रहा है आपको। लेकिन जो चीजें ये सिम्ट है, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ तब्दील कर दें, हाँ। लेकिन हमें कुछ इशारा तो मिले कि आप ये चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल फ्लक्स कम हो पाएगा अगले 3 से 5 साल में भी। उस वक्त एक ही तरीका है कि आप इदारों को मजबूत करें, वह इंडिपेंडेंट शख्सियात को लगाएं जिनका मार्केट एतबार करती है। अच्छा, चलो मैं बस अब जरा टाइम कम है, मैं जरा वाइंड अप, अपना बंदा ना लगाए। इस डिस्कशन को जरा वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, वो हारून शरीफ साहब ने तो बड़ी, उन्होंने कहा हम परपेचुअली स्टेट के अंदर है, तो आपने भी मुआशी सूरत हाल के बारे में भी कहा था कि हम परपेचुअली स्टेट के अंदर हैं। तो क्या आपको लगता है ये 10 महीने में हुकूमत जो है वो कुछ कर सकती है, या इसके करने वाले कुछ काम हैं, या फिर ये महज जो है वो फायर फाइटिंग करेंगे और कहीं ना कहीं बस बचने बचाने में जो है वो ये 10 महीने गुजर जाएंगे? देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूं कि अगले 10 महीने में क्या करना चाहिए। नंबर 1 फंड का प्रोग्राम, नंबर 2 $32 अरब सारी फ्रेंडली कंट्रीज मल्टीलैटरल से जमा करना, नंबर 3 कंजर्वेशन प्लान। कोई नहीं हमें रोक रहा कि हम अपना एनर्जी का बिल, जब भी आप बत्ती ऑन करते हैं अपने स्टूडियो में, तो वो बत्ती जो है वो तेल से पे होती है, वो तेल इंपोर्टेड है, और अगर वो तेल इंपोर्टेड है तो डॉलर जाया हो रहे हैं। कंजर्वेशन का प्लान, चाहे आपने कमर्शियल को जल्दी बंद करना हो, रेजिडेंशियल को बिजली काटनी हो, आपने चाहे पेट्रोल की कंजर्वेशन करनी हो, नंबर 3 है। नंबर 4, हुकूमत ये कर सकती है कि अपने PSDP यानी कि जो डेवलपमेंटल बजट है उसको इन तरीकों पे खर्च करे कि फ्लड्स पे भी ज्यादा से ज्यादा काम हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट एड आ सके। तो ये 4 काम तो बड़े क्लियर हैं। अगर ये 4 काम ही हुकूमत कर ले तो आपको 10 माह जो है वो बेहतर लगना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स असल काम जो, और 5वां काम भी आपने चूंकि 5 पहले सवाल किया था, वो ये है कि 2 RLNG के प्लांट्स हैं, ये पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार हैं। इसकी प्राइवेटाइजेशन करके आप अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं। कतर भी लेना चाहता है इनको, कतर से हमारी पहले बात भी हुई है। अगर हुकूमत ये 5 कामों पे डिलीवर करे तो इट विल लीव अ लेगेसी कि उन्होंने बहुत काम किया है। बट अगेन ये करने के लिए मैंने हमेशा है कि पाकिस्तान का ये सब जो मसाइल हैं ये दिखावे आपको देने वाले हैं। पाकिस्तान का कलीदी मसला कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म है। आपको इसको कहीं जगह जगह पे डाल के ये 5 काम अगर आप कर लें तो यू विल बी होम सेफ। ठीक है, मुज़म्मिल हसन साहब, योर फाइनल कमेंट जी। कोई आपको उम्मीद है कि इन 10 महीनों में कोई बेहतरी के आसार जो है वो किसी जगह पर जो है वो नजर आ सकते हैं? डिपेंड करता है कि स्टीयरिंग किसके हाथ में। अच्छा, अगर स्टीयरिंग पीडीएम के हाथ में, तो मुझे तो उम्मीदें जो है बहुत मध्यम नजर आ रही हैं, क्योंकि 9 माह के बाद इसहाक डार साहब ने जो है अपने नुक्ते नजर का इजहार किया और कहा कि IMF एबनॉर्मल हरकतें कर रहा है, एबनॉर्मल है। कल उनके वजीर आजम ने भी कह दिया, आर्मी चीफ ने जाते जाते कह दिया कि मैं वसूख के साथ कहता हूँ मईशत बहुत खराब हालत में है। तो हमने एक सेमिनार कराया था आज से 2 हफ्ते पहले, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट स्पीकर्स भी थे। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त अननोन एरिया में रह रहे हैं, अननोन टेरिटरी में रह रहे हैं, और वो अननोन ये है कि इलेक्शन कब होंगे, 6 महीने, 9 महीने, साल, 3 महीने, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान एक अननोन हालात में रहेगा और जिसमें कोई प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी, क्योंकि दिस गवर्नमेंट हैज लॉट्स, मतलब वज़ीर खजाना के तब्दील होने से आपको लगता है कोई फर्क पड़ा है?
नहीं, वो तो और मामला जो बढ़ रहे थे आगे कुछ फाइनेंसिंग के, वो उल्टा खराब हो गए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगले 2 हफ्ते में अगर इनको कामयाबी नहीं हुई तो आप खुद देखेंगे कि ये किसी तरीके से जो है ना इक़्तिदार हवाले कर देंगे। मेरा ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब और हारून शरीफ साहब। मईशत से जुड़े सवाल थे, हमने कुछ समझने की कोशिश की कि क्यों हो रहा है और आगे का रास्ता जो है वो क्या है। बहरहाल अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से तय रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।